तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का हमारा टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि क्रांति कैसे होती है, किसी भी समाज, किसी भी देश, प्रदेश या सभ्यता, इनमें क्रांति किस किस तरीके से और कैसे कैसे घटित हुई। तो ये जो टॉपिक है इसमें पूरा फंडामेंटल हम समझ लेंगे क्रांतियों को लेकर, ताकि आप किसी भी, जब आप अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे या फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे या 1857 की क्रांति पढ़ेंगे या रशिया की क्रांति पढ़ेंगे, चीन की किसी भी क्रांति को पढ़ेंगे, उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो अपन सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं कि क्रांति कब होती है। देखिए, समाज में क्रांति तब होगी जब एक वर्ग जो है वो लंबे समय तक असंतोष से भरा होगा, ये वर्ग क्रांति करेगा। अब वो असंतोष से भरा क्यों होगा, उसके पीछे के कुछ रीजन जाने। सबसे पहला कि मानिए जैसे कोई देश है, अब इसमें जो शासन है, यह शासन कैसा होगा? अगर यह शासन कल्याणकारी होगा, सभी का कल्याण करने के लिए कार्य करेगा, तो क्रांति होगी नहीं। लेकिन अगर यह शासन निरंकुश हुआ, अब निरंकुश से तात्पर्य क्या है? निरंकुश से तात्पर्य ऐसा शासन जहां पर उस शासन का जो जो सर्वोच्च अधिकारी है, उस शासन का जो सर्वोच्च पद है, उस पर कोई व्यक्ति अंकुश ना लगाए। तो याद रखिए कि जब निरंकुश शासन होगा तो यह शासन अपनी मनमानी का कार्य करेगा, और जब जो शासन का सर्वोच्च है वो निरंकुश है, अगर वह मनमानी का कार्य करेगा तो वह अपने हितों का कार्य करेगा। और जब अपने हित का कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं भेदभाव मूलक कार्य करेगा। एक पक्ष को शायद वह खुश रख रहा है और दूसरे पक्ष को वो शायद दुखी रख रहा है। समझे? अब ये जो दुखी वाला वर्ग है, ये एक लंबे समय तक जब दुखी रहेगा तो फिर ये क्या करेगा? क्रांति का कार्य करेगा। तो पहला ही हमारा जो इसका कारण है कि निरंकुश, मतलब जो शासन, सर्वोच्च शासन, जो सत्ता है वो निरंकुश अगर होगी तो क्रांति का सबसे पहला कारण बने। अब इसी के साथ साथ हम दूसरा कारण देख ले, मानव अधिकारों के मूल्यों का ना होना। मानव अधिकारों के मूल्यों का ना होना। अब देखिए, इसको भी हम इसी असंतोष से कनेक्ट करेंगे। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, मानव अधिकार। अब देखिए, मानव अधिकार क्या? मानव अधिकारों में कुछ बेसिक चीजें जानिए। ऐसे अधिकार जो सभी के लिए समान है। अब अगर ये अधिकार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कुछ व्यक्तियों के लिए समान स्थिति होगी, कुछों के लिए असमान होगी। ऐसे अधिकार जो सभी व्यक्तियों के लिए समान है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आसान लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो मानिए कि जैसे मानव अधिकारों के मूल्यों का उस शासन में, कोई शासन है जिसमें वह मानव अधिकार जो है उसके मूल्य नहीं है, तो यहां पर भी एक वर्ग को तो लाभ पहुंच रहा है, एक वर्ग को हानि, क्योंकि यहां नहीं है, मतलब असमान स्थिति है। कैसी स्थिति है? असमान। तो एक वर्ग तो लाभ पहुंच रहा है, एक को हानि। अब जिसको लाभ पहुंच रहा है वो खुश है, और जिसको हानि है वह दुखी है। और फिर ये दुखी एक लंबे समय तक अगर दुखी है तो फिर असंतोष हुआ, क्रांति का ये भी एक कारण हो रहा है। क्या समझे आप? सबसे पहला कारण क्या समझे कि निरंकुश शासन। अगर शासन निरंकुश है तो निरंकुश शासन में क्या, जो शासक होगा वह अपने मनमानी का कार्य करेंगे, और मनमानी के कार्य के साथ अपने हित का कार्य करेंगे। तो अपने हित का जब कार्य करेंगे तो उसमें एक वर्ग खुश होगा और एक वर्ग दुखी होगा।
जो दुखी वाला वर्ग है वह जब लंबे समय तक दुखी होगा, उसका जो असंतोष है वो संचित रूप ले मतलब संचित रूप में रहेगा, तो वह उग्र होगा और वह क्रांति का कार्य कर देगा। दूसरा, अगर मानव अधिकारों के मूल्य नहीं है, मानव अधिकार मूल्य नहीं है मतलब सभी के लिए समान व्यवस्था है, समान अधिकार नहीं है, तो भी क्या हो रहा है, एक वर्ग को लाभ होगा, एक को हानि होगी। लाभ वाला तो खुश है, लेकिन जिसको हानि है फिर वह दुखी है, फिर वही क्या करेगा, क्रांति का कार्य करेगा। अब एक और हम देखते हैं, एक वर्ग देख लेते हैं। जैसे अब 3 वर्ग हैं जैसे समाज में, ये उच्च वर्ग, ये मध्य वर्ग और ये निम्न वर्ग। अब जो उच्च वर्ग है इसको विशेषाधिकार प्राप्त है, तो ये वर्ग तो क्रांति करेगा नहीं। अगर इसे विशेषाधिकार प्राप्त है तो इसे क्या जरूरत क्रांति की, इसके पास तो सभी अधिकार है। जो मध्य वर्ग है इसको कुछ अधिकार प्राप्त है, कुछ नहीं भी है, मतलब 100 में से 10% प्राप्त है, तो ये भी उग्र नहीं हो रहा, ठीक है, इसको 10% मान लीजिए। अब ये जो निम्न वर्ग है इसकी संख्या भी ज्यादा है और इसको अधिकार 0 है, तो निम्न वर्ग जो समाज तीनों भागों में बटा है, तो ये वर्ग तो क्रांति कर नहीं रहा, क्योंकि ये तो लाभ में है, लाभ में है तो सुखी है। दूसरा मध्य वर्ग है, ये ना लाभ ना हानि में, ठीक है, ये अपना चल रहा है, इसका जो जीवन यापन है जो चल रहा है। लेकिन जो सबसे निचला वर्ग है, निम्न वर्ग है, ये पूरी तरीके से हानि में, या फिर हम कहें ये दुखी है, ठीक है। अब जो मध्य वर्ग है वो इसको जागरूक करेगा कि तुम दुखी हो, वह इसे बताएगा कि तुम दुखी हो और तुम क्या करो, ये वर्ग के खिलाफ क्रांति करो, ठीक है, इसके साथ है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मध्य वर्ग कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वह इतना दुखी नहीं है, उसकी कुछ मांगे पूरी हो रही हैं, कुछ मांगे पूरी नहीं हो रही। लेकिन जो सबसे निम्न वर्ग है, जो सबसे निचला वर्ग है, उसकी कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही, तो वह सबसे ज्यादा दुखी है, और दुखी है तो वह क्या करेगा, वह चाहेगा कि भाई हमको परिवर्तन चाहिए शासन में, तो ये भी क्या करेगा, यहीं पर पहुंच जाए, ये असंतोष से भरा है और ये वर्ग फिर से क्रांति करेगा। तीनों वर्गों में हम समझे, सबसे पहले जैसे निरंकुश शासन, फिर उसके बाद हमने देखा कि मानवाधिकारों के मूल्यों का ना होना, और फिर ये वर्ग संरचना। इस तीसरे के साथ साथ चौथा वर्ग देख लेते हैं। चौथा जो इसका क्रांति का तरीका, ये डायमेंशन के साथ आप दुनिया की किसी भी जगह जो भी क्रांति हुई हो उसको डिकोड कर सकेंगे। इन जो डायमेंशन जो है, ये जो इसके प्रारूप हैं, इसके साथ आप किसी भी क्रांति को, चाहे वो कोई भी क्रांति हो, जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में आप पाएंगे कि आपको उसका पूरा फंडामेंटल पता है, ठीक है। अब क्रांति का एक और कारण समझ लेते हैं। एक और कारण में है धार्मिक, ठीक है। अब धर्म ऐसा मुद्दा है कि अगर जैसे एक वर्ग है जो धर्म से जुड़ा है या धर्म से कट्टर लगाव है उसको, अब अगर शासन, अब यहां पर शासन निरंकुश हो या ना हो मतलब नहीं है, अगर शासन ये धार्मिक जो इनके रीति रिवाज हैं, या हम कहें इनकी जो परंपराएं हैं, इन पर अगर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा, धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का अगर हस्तक्षेप करेगा, तो क्या होगा, जब किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा तो ये क्या करेंगे, ये वर्ग भी असंतुष्ट हो जाएगा। अब ये वर्ग चाहे मध्य वर्ग होगा, चाहे उच्च वर्ग होगा, चाहे निम्न वर्ग होगा, कोई सा भी वर्ग होगा, अगर उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा तो ये वर्ग भी क्या होगा, दुखी और असंतोष। तो यह वर्ग भी क्या कर देगा, क्रांति। तो हम क्या समझे इस पूरे फॉर्मूले में कि क्रांति में क्या होता है
क्रांति मतलब कोई ऐसी शासन व्यवस्था जो निरंकुश शासन से व्याप्त हो, या जिसमें मानव के अधिकारों का कोई मूल्य ना हो, या मानवाधिकारों का मूल्य ना हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्ग विभेद हो। कैसे, मतलब जो उच्च वर्ग है वो विशेषाधिकार है, जो मध्य वर्ग है ठीक है उसको कुछ अधिकार दिए, जो निम्न वर्ग है जो सबसे बड़ा वर्ग है जन समुदाय के हिसाब से उसको सबसे कम अधिकार दिए गए। और इसी के साथ अगर धार्मिक मामलों में देखें तो अगर जो शासन है वो धर्म से संबंधित किसी भी मामले पर अगर हस्तक्षेप करता है तो यह सभी कारण किसी भी शासन में क्रांति लाने के लिए या किसी देश समाज कहीं भी क्रांति लाने के लिए ये सबसे बड़े कारण बनते हैं। ठीक है, इसको आप अपने परिवार से जोड़ लीजिए। मान लीजिए निरंकुश शासन किसका है, आपके घर के जो सबसे मुख्य व्यक्ति हैं। अब ठीक है, देखिए परिवार में क्रांति कैसे होगी। अब ये क्या किसी की बात नहीं सुन रहे, मतलब सभी पर आदेश थोप रहे हैं, ना तो किसी की बातें सुन रहे हैं, क्या करना है कैसे करना, अपनी इच्छा थोप रहे हैं, तो एक वर्ग इनसे असंतुष्ट होगा, वह इनसे लड़ाई करेगा या इनसे अलग होना चाहेगा। ठीक है, या फिर हम देख लेते हैं कि जैसे मानवाधिकारों का मूल्य ना होना, अधिकारों का ना होना। अब अधिकारों के ना होने में मान लीजिए कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, उनमें से 2 सदस्यों को अधिकार ज्यादा दिए और 2 को बिल्कुल अधिकार नहीं दिए। तो जिनको अधिकार दिए वह तो खुशी है, लेकिन जिनको अधिकार नहीं दिए वह क्या कर रहा है, असंतोष पैदा कर रहा है। धीरे धीरे वह असंतोष संचित होगा, इकट्ठा होगा और वह क्रांति का रूप ले रहा है। फिर अगला एक वर्ग ये देख लीजिए, ये भी आपके परिवार में मान लीजिए एक वर्ग है, उस पे संसाधन उसको ज्यादा दे रखे हैं, उससे कम वाले को ठीक ठाक संसाधन दे रखे हैं, और जो सबसे नीचे पे है उसको कुछ भी नहीं दिया। या और अच्छे से समझिए, ये वर्ग जो है ये आईफोन चला रहा है, और ये वर्ग जो है ये सैमसंग चला रहा है, और ये वर्ग जो है ये कोई भी कीपैड मोबाइल चला रहा है। तो अब ये सैमसंग वाला तो ठीक है, चलो आईफोन जो चला रहा है इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सैमसंग वाला वर्ग है ये वर्ग चाह तो रहा है कि आईफोन मिल जाए, लेकिन उस पर सैमसंग है तो तसल्ली है। लेकिन ये कीपैड वाला जो वर्ग है जब ये देख रहा है इन दोनों को वीडियो कॉलिंग करते, तो ये वाला वर्ग असंतोष पैदा कर रहा है कि भाई मेरी संख्या ज्यादा है, मैं भी आप ही के साथ रह रहा हूं, तो मेरे पास ये संसाधन क्यों नहीं है। तो ये वर्ग क्या करेगा, असंतोष पैदा करेगा और फिर क्रांति का कारण बनेगा। ठीक है, ऐसी इसी तरीके से धार्मिक मामलों की अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए एक परिवार में कुछ 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों में से 2 सदस्य ऐसे हैं जो कट्टर किसी धर्म के समर्थक हो, एक सदस्य लिबरल हो और एक किसी भी धर्म को नहीं मानता हो, या वो मतलब बोलते हैं कि वो यथार्थवादी है, उसको धर्म से इतना लेना देना नहीं है। अब जो 2 मतलब जो धार्मिक वो हैं कट्टरवादी, उनको क्या करेंगे, जो घर के मुखिया वो मना नहीं करेंगे कि ठीक है भाई तुम अपना धर्म का पालन करो। जो एक बीच वाला है वह भी लिबरल है, इधर भी धर्म मानना उधर भी मानना, उससे भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब जो एक और है जो किसी भी धर्म को नहीं मानना, अगर परिवार उस पर किसी धर्म को थोपेगा तो वो भी असंतोष पैदा करेगा। तो आप एक परिवार में भी अगर कोई क्रांति होगी तो उसके भी यही कारण होंगे, किसी देश समाज कहीं भी कोई क्रांति होगी तो उसमें ये सबसे बड़े कारण में से एक होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, फिर अगला टॉपिक देखते हैं क्या मिलेगा, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे।